मैम एक्चुअली कैंडिडेट तो हमारा मेन जो हमारा फोकस रहेगा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रहेगा। डेफिनेटली पीएम का फेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। इसके साथ क्षेत्र के मुद्दे भी देखने पड़ेंगे। तो मैम पीएम के फेस पर वोट करना ये तो फिर अंधभक्ति से भी ज़्यादा बुरा समझता हूँ मैं। और शांति प्रिय, इसलिए वहाँ पर थोड़ा लहजे का ध्यान रखना चाहिए नेताओं को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जुमलों की सरकार है, उनकी प्रमोशन के लिए छुटपुट बड़े बड़े आपके झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर आपको जो है उस दोस्तों नमस्कार, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। देश भर में लोकसभा चुनावों की लहर दौड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा के चुनाव होने हैं। 4 लोकसभा सीटें हैं, 56 लाख के करीब वोटर्स हैं और 20 से 29 वर्ष की आयु के बीच के युवा वोटर्स 10 लाख से भी अधिक हैं। इस आयु वर्ग के वोटरों की संख्या भी ठीक ठाक है और इनके मुद्दे भी बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि युवा खुद में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसलिए कुछ एक वीडियोस ऐसी आ रही होंगी जिनमें हमने युवाओं से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में जब वो वोट करेंगे तो किन मुद्दों को मद्देनजर रख के वो वोट कर रहे होंगे, जिन कैंडिडेट्स को वो वोट देने वाले हैं उन कैंडिडेट्स से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ये सब बातें हमने की है। तो चलिए देखते हैं युवाओं के साथ बातचीत के इस सेगमेंट में युवाओं के क्या मुद्दे हैं। आपका नाम? ज्योति प्रकाश। कौन से लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं आप? मंडी। तो इस बार जो आप वोट देने वाले हैं वो पीएम का फेस देखकर वोट देंगे या फिर अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर और उसके कैंडिडेट को देखकर? डेफिनेटली पीएम का फेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। इसके साथ क्षेत्र के मुद्दे भी देखने पड़ेंगे। तो सब देखा मंडी जाएगा। लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे युवाओं के हिसाब से आजकल मुख्य क्या चले हैं? मंडी लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे सबसे पहला है कि जो मंडी एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। उसमें लाहौल आता है और कुल्लू के बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र आते हैं। तो वहाँ पर पर्यटन को कैसे हम ज़्यादा डेवलप करते हैं और हमारी रोड्स जो बहुत ही ख़राब है और वो भी सही करनी है। और साथ में बाकी रोजगार का मुद्दा, महंगाई वगैरह वो तो रहते ही हैं। आपको क्या लगता है कि जिस प्रत्याशी को आप इस बार वोट देने वाले हैं वो इतने काबिल हैं कि वो अपनी हमारे मुद्दों को आगे पहुंचाने में काबिल हैं या नहीं है? बिल्कुल हाँ, जो भी हमारे पास प्रत्याशी है जिसके लिए हमने सोचा कि वोट करेंगे वो बिल्कुल डेफिनेटली दबने वालों में नहीं है और वो हमारे मंडी संसदीय क्षेत्र की आवाज़ लोगों के सामने ज़रूर रखेंगे। आज के समय में मंडी हॉट सीट बनी हुई है और जिस तरह से जो अपोनेंट पार्टी है, पक्ष विपक्ष के जो बयान हैं वो बहुत तेज तर्रार हैं। आपको क्या लगता है कि इस तरह का प्रचार प्रसार करना कितना उचित है और कितना अनुचित है? चलो, चुनावी माहौल में प्रचार प्रसार होता रहेगा, परंतु हाँ, हिमाचल की एक अपनी अलग संस्कृति रही है और मंडी की भी एक अलग संस्कृति है और वहाँ के लोग बहुत शालीन हैं और शांति प्रिय। इसलिए वहाँ पर थोड़ा लहजे का ध्यान रखना चाहिए नेताओं को जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरा नाम संतोष है और मैं एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यक्ष। मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखता हूँ। युवा होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि अभी आज के हालात को देखते हुए सबसे ज़रूरी जो सबसे बड़ा मुद्दा भी है वो एक तो आपका बेरोज़गारी है, जो मुख्य तौर पर अभी आप प्रदेश के तौर पर देख लीजिए या फिर देश के तौर पर। हालांकि प्रदेश में अभी कांग्रेस की सरकार है और देश में अभी बीजेपी की रूलिंग गवर्नमेंट थी अभी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अभी देखा होगा कि हमारा दिन प्रतिदिन जो है बेरोज़गारी में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अनेकों युवा ऐसे हैं जिनकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं दी जा रही है। दूसरा ये मैम कि सबसे ज़रूरी मुद्दा जो इससे जुड़ता है, दूसरा ये है कि एजुकेशन किस तरह की दी जा रही है आपको। एक्सेस ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटी एजुकेशन की, उन सब चीज़ों पे हमें ख्याल देना पड़ेगा। आपका प्राइवेटाइज सेक्टर को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, पूंजीपति आज इन्वेस्ट कर रहा है, खुला पैसा जो है फेंक रहा है एजुकेशन पर। एजुकेशन को कमोडिटी के तौर पर देखा जा रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए है। और दूसरा ये है कि जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उनको जब आप जो है प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको बंद करके जो है शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, उस वजह से आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपके जो तबका वैसा है जो वहाँ तक एजुकेशन जो है, सस्ती एजुकेशन जो है लेना चाहता है, जो महंगी एजुकेशन नहीं ले सकता है, उस वजह से वो पूरा तबका आपसे छूट रहा है। गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं, जो EWS है आपका
पुअर्टी के अंदर जो लोग हैं वो लोग जो है उस एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं और वो जो है बेरोजगार घरों के अंदर पाए जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो हमारी एजुकेशन है भी उसके अंदर कितनी जो है आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तैयार कर पा रहे हैं वो आपको देखने की ज़रूरत है। अकेडमिक करप्शन आप देख लीजिए, विश्वविद्यालय का अगर हालात देखेंगे आप, लगभग हर एक जो है अकेडमिक करप्शन के नाम पर ये विश्वविद्यालय लगभग जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अभी प्रोफेसर भर्तियाँ जो फर्जी तरीके से कराई जा रही है, PhD के अंदर एडमिशन जो है फर्जी तरीके से कराई जा रही है। जो युवा लोकसभा क्षेत्र से आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे लोकसभा क्षेत्र के अभी फिलहाल के अंदर आप देखेंगे किन्नौर उसके अंदर थोड़ा सा आता है, आप मंडी के अंदर देख लीजिए, आप अनेकों तरह जैसे जो है अभी प्रभावित हमारा यातायात है मुख्य तौर से जो अभी आपकी आपदा हुई थी। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक एड दे नहीं पाई है उस तरह से जितना उन्हें एड करना चाहिए था और प्रदेश सरकार अभी तक जो है उसको उतना बना नहीं पाई है ढंग से उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से उस समय तक। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले उस समय के बाद से अभी तक बसें ही नहीं चल पाई हैं, रोडवेज के कितने बुरे हालात हैं, मोबिलिटी के कितने बुरे हालात हैं, उन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हमारा जो क्षेत्र है वो मुख्य तौर पर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है जिनको जो है प्रमोट किया जाना चाहिए, जिन पर फोकस किया जाना चाहिए। जब हमारे CM जयराम ठाकुर थे उन्होंने कोशिश की थी कि इसको जो है प्रमोट किया जाए थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी इस चीज़ को लेकर जो है देखा नहीं जा रहा है। इससे पहले जिनकी डेथ अभी हुई है MP हमारे जो थे रामस्वरूप शर्मा जी, बहुत लंबा टेन्योर उनका जो है वहाँ पर रहा है, लेकिन किसी भी तरह का सकारात्मक कदम उनके द्वारा नहीं उठाया गया है। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटैलिटी आप देख लीजिए, हॉस्पिटल के हालात आप देख लीजिए, हॉस्पिटल बहुत बुरे हालात के अंदर अभी है। अन्नी के अंदर हॉस्पिटल है, करसोग में हॉस्पिटल है, पर आपके अन्य हॉस्पिटल जितने हैं, बंजार है, गाड़ा भूषण, बहुत बुरे हालात के अंदर हॉस्पिटल है, वहाँ एक डॉक्टर है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, कॉलेजेस के हालात अच्छे नहीं है। इन चीज़ों को देखकर हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि लोगों की ज़रूरतें जो है उनको देखकर हमें ध्यान में रखकर हमें जो है इन चीज़ों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। जी, तो आज के समय में हम देखते हैं कि मैनिफेस्टो वगैरह दे रहे हैं, हर पार्टी दे रही है। आपको क्या लगता है कि उन वादों को पूरा करने में कितने समर्थ रहेंगे प्रत्याशी, चाहे वो किसी भी पार्टी के? मैम पिछले अब 14 के बाद से 2 इलेक्शन हुए हैं और मेजोरिटी के साथ जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। मैं समझता हूं कि सेंटर में मुख्य तौर पर इलेक्शन ही आपका आम चुनाव है। मैं समझता हूं कि उन्होंने शायद 1/3 हिस्सा भी उसका अगर काम किया हो उस पर, और जुमलों के नाम पर ही है और जुमलों की सरकार है। उनकी प्रमोशन के लिए छुटपुट बड़े बड़े आपके झूठे राष्ट्रवाद के नाम पर आपको जो है उस बात में जुटलाया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी की तो पूरी राजनीति झूठ की रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो पर खरा नहीं उतर पाई है जो आपने प्रदेश के अंदर भी दिया था। अनस्टेबिलिटी उनकी गवर्नमेंट के अंदर दिख रही है, आपस में ही उनके अनेकों तरह के जो है द्वंद्व इस बीच में चले हैं। जब तक सरकार आप जो है स्टेबल नहीं रख पाएंगे, आप किस तरह से जनता के लिए सोच पाएंगे, युवाओं के लिए सोच पाएंगे, किसानों के लिए सोच पाएंगे? तो इसलिए अपने मैनिफेस्टो को पूरा करना तो प्रायोरिटी जो है किसी भी गवर्नमेंट की होनी चाहिए। अदरवाइज आप उस मैनिफेस्टो के अंदर कुछ भी लिख लें, लोग वोट डाल देंगे, लेकिन उसके बावजूद आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हमें जाना पड़ेगा, ये हमें समझते हैं। आप PM के फेस पर क्योंकि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, PM के फेस पर वोट करने वाले हैं या फिर अपने प्रत्याशी को देखकर वोट करने वाले हैं? मैम PM के फेस पर वोट करना ये तो फिर अनभक्ति से भी ज़्यादा बुरा समझता हूँ मैं। PM पर फेस पर वोट करना, आप आज के समय में देख लीजिए, पिछले 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। मतलब ये है कि वो सारा एजेंडा जो उनके द्वारा किया जा रहा है, जितने भी बीजेपी के लीडर आज के समय के अंदर हैं, साफ तौर पर जो है RSS का जो है प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी भी माइनॉरिटीज़ है, वो आप रिलीजियस माइनॉरिटी देख लीजिए, आप ST देख लीजिए, SC देख लीजिए, हर एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को, हर एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी को देखकर जो है वोट किया जा रहा है। मैम उसका कम्युनिटी का जो है आइडेंटिटी, जो उसकी है पहचान, जो जाति है, जनजातीय है या फिर मुस्लिम है या कुछ और है, हिंदू है, उनकी आइडेंटिटी को यूज़ करके उसको बेस बनाकर जो है बीजेपी वोट लड़ना चाहती है। इसलिए मैं समझता हूं कि PM के फेस पे, चेहरे के नाम पर जो है वोट करना बहुत गलत तरीका हमारे लोगों का वो होना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम प्रवीण ठाकुर है, शिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ और हमारा ये शिमला सीट से आता है। ये मैम एक्चुअली कैंडिडेट तो हमारा मेन जो हमारा फोकस रहेगा, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रहेगा, रोज़गार क्योंकि रोज़गार की काफ़ी सारा मतलब प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो हम देख रहे हैं कि ताकि रोज़गार, क्योंकि हम यहाँ लाइब्रेरी के बाहर खड़े हैं, ये लोग सब यहाँ तैयारी करने वाले छात्र हैं, तो हम चाहते हैं कि क्या नाम रोज़गार मिले ताकि जो रोज़गार की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। युवाओं के साथ बातचीत का ये सेगमेंट यहीं तक था। आपका लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? आपके मुद्दे क्या हैं? आपके कैंडिडेट्स पर विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।